आज फटाफट से थोड़ा सा एनसीईआरटी के पॉइंट देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में जाए। ठीक है, कल जो मैंने कहानी बोली थी उसको स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी। So we can see there is a variety, there is a wide diversity in living organisms in our biosphere. अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा है, कुछ भी लिख देते हैं। ऐसा है। Now a question that arises in our mind is, are all living organisms made of the same chemicals, that is elements and compounds? कल इस क्वेश्चन का जवाब हम लोगों ने ढूंढा था कि सेम कंपाउंड्स और एलिमेंट के बने हुए हैं क्या। You have learned in the chemistry how elemental analysis is performed. देखो जो reactions करने हैं ना, हमें जो जानने हैं, that is part of 12th biomolecule. ठीक है, केमिस्ट्री में 12th biomolecules पे if we perform such an analysis on a plant tissue, animal tissue or a microbial phase, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen and several others and their respective content per unit mass of a living tissue. देखे थे कल भी ये हमने पॉइंट, और इसको एक्सप्लेन भी किया था। If the same analysis is performed on a piece of earth crust and as an example of non-living matter, we obtain a similar list. क्या डिफरेंस होगा दोनों के? कंसेंट्रेशन। ठीक है, दोनों के कंपोजिशन में फर्क रहेगा। इंग्रेडिएंट सेम है लेकिन कितना कितना है, दैट इज द डिफरेंट। In absolute terms, no such difference could be made out. All the elements present in a sample of earth crust are also present in a sample of living tissue. However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism और अर्थ फर्स्ट में एक जो सबसे प्रोमिनेंट डिफरेंस दिख रहा था, दैट इज अबाउट द कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में जो लेवल में चेंज है लिविंग और नॉन लिविंग में, वो बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा। ठीक है बेटा, बाकी सब रिलेटिवली हमें क्लोज दिखता है। तो टेबल 9.1 फिर से रिवाइज कर दो, इसमें कार्बन को देखो, कार्बन सबसे ज्यादा वेरिएशन को शो कर रहा है। ठीक है, 0.03 है नॉन लिविंग में, मतलब अर्थ क्रस्ट में, एंड ह्यूमन बॉडी या लिविंग टिश्यू में 18.5। ठीक है, अब देखो हाउ टू एनालाइज में हमने देखा है कि ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड CL3CCOH, जब भी कोई एसिटिक एसिड होगा मतलब उसके पास COOH ग्रुप होगा। ठीक है, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ना बहुत अच्छे से क्लियर रखते हुए। COOH फंक्शनल ग्रुप पर तब वो एसिटिक वो एसिड को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो एक टिश्यू लिया, उसको ग्राइंड किया और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को ऐड किया, क्योंकि हमें एक सॉल्यूशन चाहिए, सेपरेट करना है। जैसे हम चाय बना रहे हैं उसी तरीके से हमें एक सॉल्यूशन चाहिए जिसके अंदर हमारे एलिमेंट आ जाए। ठीक है, कोई बॉइलिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, जस्ट मिक्सिंग हो रही है, एक स्लर का फॉर्मेशन हो जाएगा। उस स्लर को हम फिल्ट्रेट कर लेंगे, किससे? चीज क्लॉथ या मसलिन क्लॉथ को यूज करेंगे, कॉटन का क्लॉथ होता है उसको यूज करेंगे, और वहां से हम सेपरेट कर लेंगे, एक तरीके से फिल्टर कर लेंगे। ठीक, दो अब हम सेपरेट हुआ, दो पोर्शन, व्हाट इज रिटेंटेड, व्हाट इज फिल्ट्रेट? नाउ टेल मी। जो हमें कंपोजिशन मिल रहा है उसमें एक रिटेंटेड होगा, एक फिल्ट्रेट होगा। जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये सपोज फनल है, ठीक है, जहाँ फिल्टर हुआ ये ए है, ये बी है। व्हाट इज रिटेंटेड एंड व्हाट इज फिल्ट्रेट? ए इज व्हाट, बी इज व्हाट? फास्ट रिप्लाई करो। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, फिल्ट्रेट बी एंड रिटेंटेड ए। ठीक है, वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल पूल। किसको एसिड सॉल्युबल पूल बोल रहे हैं? जो फिल्ट्रेट बना, जो हमें टेस्ट ट्यूब में मिल गया या जब हमने उसको सेपरेट किया, तो जो सेपरेट होकर लिक्विड फॉर्म में आ गया वो सभी क्या हो जाएंगे? फिल्ट्रेट हो जाएंगे। और जो सॉलिड फॉर्म में या
डेब्रिस के फॉर्म में बोले हम लोग, या स्लर का सॉलिड पोर्शन रह गया, दैट विल कंस्टिट्यूट द रिटेंटेड। क्लियर है बेटा? अब फिर मैंने बताया था मैक्रो एंड माइक्रो। व्हाट इज बायोमोलिक्यूल? पहले बताओ बेटा, व्हाट इज बायोमोलिक्यूल? है क्या बायोमोलिक्यूल? अपने अपने लैंग्वेज में जरा बताना, खुद की लैंग्वेज नहीं चाहिए। व्हाट इज बायोमोलिक्यूल? कार्बन कंपाउंड फ्रॉम लिविंग टिश्यू। कार्बन कंपाउंड कैसे? कार्बन कंपाउंड सिर्फ नहीं बोल सकते बेटा। कार्बन कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिक कार्बन, लिविंग ऑर्गेनिक इज मोर करेक्ट। फ्रॉम टिश्यू विच आर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट फ्रॉम टिश्यू विच आर ऑब्टेन। केमिकल कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिकल कंपाउंड। अब देखो बॉडी के अंदर जो CO2 प्रेजेंट है वो भी तो कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक इज मोर एक्यूट। ठीक है, मतलब जो भी बायोलॉजिकल बॉडी को बनाने में जो मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हो गए, उनको हम कलेक्टिवली बायोमॉलिक्यूल्स कह रहे हैं। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल्स मिलके बॉडी को बनाते हैं, और बॉडी के अंदर ही प्रोसेस से बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। In higher class, you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. ठीक है, ये तुम्हारा केमिकल का पोर्शन हो जाएगा। It will suffice to say here that one extract the compound, they subject the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all other compound। देखो ये होता है प्यूरिफिकेशन एक तरीके से। ठीक है, आपको जब न्यूक्लिक एसिड की स्टडी करनी हो तो सिर्फ आपके पास न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट आ जाए। ठीक है, आपको कार्बोहाइड्रेट की स्टडी करनी है तो आप ऐसे सेपरेशन टेक्निक की यूज करेंगे कि आपके सैंपल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रह जाए। क्लियर बेटा? लिपिड की स्टडी कर रहे हो तो लिपिड रह जाए। तो मीन्स एक तरीके से प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, और जो सेग्रीगेशन होगा दो सबको अलग अलग कर लेना, और उसके बाद केमिकल एनालिसिस करना। क्लियर? इन अदर वर्ड्स, वन आइसोलेट्स एंड प्यूरिफाइज अ कंपाउंड। All the carbon compound that we get from the living tissues can be called biomolecule। अच्छा, यहाँ से तुम लोग उठा लिए वो डेफिनेशन। ठीक है, इसी को मोर एक्यूरेट कहें कि हम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें। However, living organisms have also got inorganic element and compounds in them. How do we know this? अब यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके इनऑर्गेनिक भी हैं जो उनके फंक्शनिंग के लिए रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी हैं जो टोटल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, मतलब इंटरेक्शन करना पड़ेगा वहां पे। क्लियर है बच्चा? तो उनकी एनालिसिस कैसी होगी? उनकी एनालिसिस के लिए अब यहाँ पे एक डिफरेंट एक सेकंड एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अभी तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने किस चीज की एनालिसिस की? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट की स्टडी की है। क्लियर है बेटा? अब हम किस एक मेथोडोलॉजी, सेकंड मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, और इससे हम फेच कर लेंगे सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, a slightly different but destructive experiment has to be done। One weighs a small amount of living tissue। आपने एक लिविंग टिश्यू को ले लिया, ठीक है, वे किया, इसको पूरा का पूरा इसको ड्राई करें। पहले इसके अंदर वाटर कंटेंट जो है ना उसको इवापोरेट होने देंगे कुछ टाइम नेचुरली, और कुछ हल्का सा हीट देके हम उसका वाटर कंटेंट पूरा रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ड्राई वेट और वेट वेट पूछा जाता है। वेट वेट क्या होगा? जब लिविंग टिश्यू आपने लिया और उसके अंदर वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, देन उस पोर्शन का, उस पर्टिकुलर टिश्यू का वो क्या हो जाएगा? वेट वेट। ठीक है बेटा, दिस वन। ठीक, और जब उससे वाटर रिमूव हो जाएगा, सारे का सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, वो ड्राई कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर से उसको वे करें। देखो जब लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट होता है ना, उसमें बहुत छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप होते हैं, मल्टीपल स्टेप।
ठीक है, आपको टेम्परेचर देखना पड़ता है, आपको केमिकल एनालिसिस करने के लिए मीडियम वगैरह देखना, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिसको आप देखते हो तब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है। तो सेम वे में यहाँ पे आप देखने जा रहे हो, आपने एक कट किया, एक प्रॉपर टिश्यू लिया, इस टिश्यू का जब आपने कट किया है तो एक वेट वेट होगा, मतलब इसके अंदर वाटर प्रेजेंट था तो वेट वेट था। कुछ देर आपने इसको कुछ दिन देर रखा, जैसा भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और इसका सारा वाटर इवापोरेट हो गया। ठीक है, ये ये अब क्या हो गया, ड्राई वेट रहेगा, ये टिश्यू रहेगा, इसके अंदर का वाटर सब इवेपोरेट हो गया, somehow it is look like this। ठीक है, तो ये इसका फिर हम ड्राई वेट ले लें। अभी काम नहीं खत्म, अब इसको जला दें। ठीक है, द रिमेनिंग ऑल द वाटर इवेपोरेट्स, द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट। नाउ इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न, पूरा उसको जला दें, ऑल द कार्बन, अब क्या आपका क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो, all the carbon compounds are oxidized to gaseous form। सारे कार्बन कंपाउंड क्या हो गए, ऑक्सीडाइज कर गए, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये सब केमिस्ट्री का पॉइंट है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ये सब चीजें आपको बहुत बेसिक समझ के ही आगे बढ़ना है बेटा। ठीक है, इन सब चीजों को जब पढ़ाया जाएगा ना, आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, प्रोटॉन का जाना, इलेक्ट्रॉन का आना, ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझना अच्छे से। ऑक्सीडाइज, तो नाउ इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज टू गैसेस फॉर्म। क्या बन गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो गए। ठीक है, एंड आर रिमूव, बाहर है। ठीक है, पहले वाटर को रिलीज कर दिया वाटर वेपर के फॉर्म में, देन उसको बर्न कर दिया, जला दिया, और वो वहां से सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था, कार्बन कंपाउंड थे ऑर्गेनिक, वो सब ऑक्सीडाइज हो गए, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और CO2 के फॉर्म में रिलीज हो। इज इट क्लियर, समझ में आई ये बात सबको? वेरी गुड। अभी क्या रह गया, अब हमारे पास क्या आ गया, जो रिमेनिंग है इसको हम बोलते हैं ऐश। जैसे राख बचती है ना बेटा, राख, तो जो जलाते हैं तो उसके बाद राख रह जाती है, उसी तरीके से ये रह गई हमारे पास ऐश। दिस ऐश कंटेन, अब इस ऐश में क्या था, जो ऑक्सीडाइज नहीं हुए, जो गैसेस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसे एलिमेंट, हमारे पीरियोडिक टेबल पढ़ना तुम लोग, वहाँ एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक वगैरह बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो ये वो एलिमेंट है जो वेपराइज नहीं हो सकते। तो इसमें क्या क्या रह गया, इनऑर्गेनिक एलिमेंट रह गए। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दिया हुआ है तुम्हारा पोटेशियम, सोडियम, ये सब यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में रह जाए। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब जिस तरीके से ऑर्गेनिक की, आप एसिडिक की स्टडी करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन जाओगे, ऑर्गेनिक स्टडी करने के लिए सेम वे में आप इनऑर्गेनिक की स्टडी के लिए आप सल्फेट का रिएक्शन देखो, आप मैग्नीशियम प्रेजेंट है या नहीं, इसके आप केमिकल रिएक्शन देखोगे, पोटेशियम है कि नहीं इस कंपोनेंट में, जो आपने सैंपल लिया इसमें पोटेशियम है कि नहीं, तो आप जो रिएक्शन करोगे वो पोटेशियम के प्रेजेंस की को श्योरिटी कर देगा। ठीक है, सेम वे में कैल्शियम, सोडियम, अलग अलग जो है प्रेजेंट है बॉडी में, उसके आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को परफॉर्म कर। ठीक, अब हम इसको समराइज कर रहे हैं कि आपने पहले एक ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में एक आप सैंपल लिए। ठीक है, जस्ट हम दोनों में लीवर टिश्यू ले ले रहे हैं या दोनों में प्लांट की लीफ ले ले रहे हैं, चलो प्लांट की लीफ ले लिए। ठीक है, प्लांट की लीफ को लिए और उसको क्रश किए, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डिसॉल्व किए, देन हमारे पास एक स्लरी मीडियम बन गया। उस स्लरी मीडियम में उस टिश्यू में प्रेजेंट कंपोनेंट होंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों होंगे, मैक्रो माइक्रो दोनों होंगे। क्लियर है? इसको हमने सेपरेट किया, एक हमें सॉल्यूशन मिलेगा एसिड सॉल्युबल सॉल्यूशन मिलेगा, एक हमें मिलेगा एसिड इनसॉल्युबल। ठीक है, रिटेंटेट मिलेगा। दोनों के लिए हम अलग अलग केमिकल टेस्ट में जाएंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट था। ठीक है, सेकंड हमने एक्सपेरिमेंट किया कि इनऑर्गेनिक को कैसे आइसोलेट करें, उसके लिए हमने ऑर्गेनिक को सबको उड़ा दिया। ठीक है, एक को वेपर फॉर्म में कर दिया, एक को गैसेस फॉर्म में, जितने भी ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड थे उनको गैसेस फॉर्म में ऑक्सीडाइज करके रिलीज कर दिया, चले गए वो वहां से। वाटर को रिलीज कर दिया वेपर फॉर्म में, वो भी वहां से खत्म हो गया। अब उसको जला दिया तो टिश्यू का जो अदर पार्ट था
ऑर्गेनिक, वो सब जलाने से ही तो ये सब रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या सिर्फ रिमेनिंग रह गया जिसमें कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट बच जाएंगे। ठीक है, उस ऐश को हम स्टडी करेंगे तो उसमें आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारी चीज वहां पे मिल जाए। इज इट क्लियर बेटा? तो दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्टेन होता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये वैसा ही क्वेश्चन है जो पूरा इंडिया करके आता है, बस इस टेबल के अमाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो जो टेबल को इग्नोर करके जाते हैं वो फंस जाते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट आर ऑल्सो सीन इन द एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। ऐसे भी तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं ना बेटा, जो तुम्हारे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ सॉल्युबल हो, तो वो कहाँ पे रहेंगे? सॉल्युबल फॉर्म में। एसिड सॉल्युबल जो पूल मिला हमें, सेलुलर पूल को जब हमने डिवाइड किया, उसको एसिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में हमने डिवाइड किया था, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो डिसॉल्व हो गया। ठीक है, तो वो भी वहां पे मिलेगा। Therefore, elemental analysis gives elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analysis for compounds gives an idea of the kind of organic and inorganic constituents. समझो इस लाइन को? ठीक है, elemental analysis gives elemental composition of living tissue. क्या composition present है living tissue के अंदर, उसको बता रहा है in the form of वहां पे क्लोरीन कितना है, वहां पे कार्बन कितना है, वहां पे हाइड्रोजन कितना है, वहां पे ऑक्सीजन कितना है। ठीक है, जब हम कंपाउंड की एनालिसिस करते हैं तो काइंड ऑफ ऑर्गेनिक की कितना कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना प्रेजेंट है, कितना इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसका, ये हम वहां पे स्टडी करें। ठीक है, प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू। From a chemistry point of view, one can identify functional group like aldehyde, ketone, aromatic compound. इन सब ग्रुप की बेटा प्रेजेंस और इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स ये डिफाइन करती है कि वो बायोमोलिक्यूल कैसे वर्क करे। ठीक है, और सभी कुछ आपको पढ़ना है केमिस्ट्री। ठीक है, एल्डिहाइड कैसा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन कैसा फंक्शनल ग्रुप है, एरोमेटिक कंपाउंड कैसे फंक्शनलिटी को शो करते हैं, क्या इनके टेस्ट होते हैं, ये सब केमिस्ट्री का पोर्शन है। But from a biological point of view, we shall classify them into amino acid, nucleotide base, fatty acid, and आप यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को ले आओ, आप यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड दे ही दिया तो आरएनए डीएनए आ गया। ठीक है, इनके बेसिक्स मतलब मोनोमर की बात हो, कल मैंने बताया था ना बेटा, मोनोमर, मोनोमर यूनिट, कई सारी मोनोमर यूनिट मिलके पॉलीमर यूनिट को बनाए। ठीक है, तो हम किस बेसिस पे क्लासीफाई है, अब देखो इसमें दोनों में बायो और केमिकल चल रहा है, इसलिए मैंने बताया एक ब्रांच होती है पूरी बायोकेमिस्ट्री बेटा, जहाँ पे हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। तो हम प्रोटीन की अगर बायोकेमिस्ट्री बोले, इट मीन्स कि यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन। क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट? लेकिन अब जब हम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हम उस कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप क्या है, उस अमाइनो एसिड में फंक्शनल ग्रुप क्या है। ठीक है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड क्या है, एलिफेटिक अमाइनो एसिड है, एसिड है, बेसिक अमाइनो एसिड है या एसिडिक अमाइनो एसिड है, तो इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल ग्रुप, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देयर। समझ में आया? और बेटा बायोलॉजी को और डॉक्टर बनने के लिए जितने टर्म्स आ गए ना यहाँ पे, मैंने लिया ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एरोमेटिक, एलिफेटिक, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप, इन सब को आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इन सब को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। मतलब केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होगी, तब आप जाके आगे अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। सिर्फ बायोलॉजी से नहीं हो पाएगा, ये एक चैप्टर आपको इंडिकेट कर देता है ऐसा। नाउ वी कैन, जब हम लोगों ने क्लासिफाई इसको कर दिया अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ठीक है, या न्यूक्लियोटाइड बेस में,
तो अब हम वन बाय वन एक माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल की लिस्ट के थ्रू माइक्रोमोलिक्यूल को देखेंगे, फिर उसके रिलेवेंट मैक्रोमोलिक्यूल को, एंड देन अगेन देखेंगे नेक्स्ट को। तो सबसे पहले अब हम आ जाते हैं एनसीईआरटी के बाहर। इज इट विजिबल? दिख रहा है ना? फाइल चेंज की है मैंने, एक बार बताओ ताकि है उसी फाइल में ओपन उसी विंडो पे। कैसे हम स्टार्ट करेंगे बेटा? थोड़ा पीपीटी बनाना, ये आपके दीदी भैया लोगों का एग्जाम चल रहा है तो हमने बनाई नहीं की। अब आप ध्यान से देखो, आपको अमाइनो एसिड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अमाइनो एसिड क्या होगा बेटा, माइक्रोमोलिक्यूल या मैक्रोमोलिक्यूल? पहला तो क्वेश्चन ये बताओ, अमाइनो एसिड माइक्रोमोलिक्यूल होगा कि मैक्रोमोलिक्यूल होगा? माइक्रो, यस करेक्ट, करेक्ट। माइक्रो होगा, माइक्रो, मैक्रो नहीं। प्रोटीन इज मैक्रोमोलिक्यूल, प्रोटीन को बनाने वाले छोटे छोटे मोती। प्रोटीन एक मोतियों की माला, तो उस मोतियों के माले की मोती क्या है? अमाइनो एसिड। और वो धागा क्या हो जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपको हर एक पॉलीमर का आपको मोनोमर, उसका अरेंजमेंट और उसकी बॉन्डिंग यहाँ तक पढ़ना है, इतना बायोलॉजी में भी पढ़ना है। ठीक है, तो आप देखो तो प्रोटीन अमाइनो एसिड के लिए जब इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से मॉलिक्यूल्स का बनना स्टार्ट हुआ था सी के अंदर, ठीक है, तो मेथेन गैस वहां पे बनी थी, और मेथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। ध्यान से देखना बेटा इसको, और इसी तरीके से केमिस्ट्री को तोड़ तोड़ के पढ़ना। ठीक है, कल आलम में लिखा था कि मेरी केमिस्ट्री अच्छी होगी इसलिए मुझे पसंद। एक्चुअली मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग था, और होता भी है, आपको समझ में आ जाएगा तो सब अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप, इसके पास क्या है? 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, वैलेंसी कंप्लीट है। अब इसी के डेरिवेटिव, जब हम जब लाइफ नहीं बनी थी तब वहां पे रिएक्शन चल रहे थे, रैंडम रिएक्शन चल रहे थे। उसी रैंडम रिएक्शन में इसके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिप्लेस होने लगे। ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिप्लेस हो गया और इस पे कार्बोक्सिलिक एसिड आके बाइंड कर गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिप्लेस हो गया और इस पे अमाइनो ग्रुप आके बाइंड कर गया, NH2 इज अमाइनो ग्रुप। और ये हाइड्रोजन ग्रुप रिप्लेस हो गया, और इस पे रैंडम कोई भी एल्काइल ग्रुप, जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप की बात हम कर रहे हैं, वेरिएशन आएगा, जो डिफरेंशिएशन आएगा, जो आप टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड देखते हो, अमाइनो एसिड देखते हो, दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस आर ग्रुप। आर कोई एक सर्टेन केमिकल नहीं है, इसको कैरेक्टर एक पूरा ग्रुप ऑफ केमिकल हो गया। तो ये क्या है? वेरिएबल एल्काइल ग्रुप, या इसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, जो वेरिएबल को शो करेगा, जो वेरिएशंस को शो करेगा। बाकी ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। ठीक है, आप प्रोटीन को बनने में 20 अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं, ओवरऑल 500 के ऊपर अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम बात करें कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो CH4 को फिर से सुन लो ये बात का, मीथेन को, मीथेन सुंदर सा हम फिगर बनाते हैं, पीपीटी पे आ जाएगा ना, तो ये जो पेन बेटा ऐसे चल रही है ये भी अच्छे से दिखने लगेगी। ठीक है, ये मीथेन था, इस मीथेन के एक हाइड्रोजन को पहले रिमूव किया, स्टेप 1। ठीक है, दोनों को अगर हम राउंड कर देंगे तो स्टेप 1, इसमें हमने एक हाइड्रोजन को हटाया और हमने बनाया CCOH ऐड कर दिया, बाकी हाइड्रोजन अभी ऐसे ही प्रेजेंट है। क्लियर? सेकंड, हम फिर से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, और कार्बन की वैलेंसी को तो हमें कंप्लीट ही रखना है, तो हमने क्या जोड़ दिया वहां पे? NH2 अमाइनो ग्रुप। NH2, इसको करेक्ट वे होता है लिखने का बेटा NH2 इस तरीके से। ठीक है, जब आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो H2N लिखोगे, क्योंकि बॉन्डिंग N के साथ बनती है C की। तो NH2 बोलने में हम इस तरीके से लिखते हैं, तो ये आप स्टार मार के नोट कर सकते हो, बट बोथ आर करेक्ट।
ठीक है, और एक H रह गया, एक H रह। अब भाई हमें एक H को और हटाना है, तो एक NH2 CCOOH, एक H एंड एक, यहाँ पे अब कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है, ठीक है, वेरिएबल्स आ सकते हैं, यहीं पे सल्फर कंटेनिंग आएंगे तो सिस्टीन बन जाएगा। मतलब तुम अभी बस ये समझो कि यहाँ पे तुम किसी को, ये तुम्हारा तुम्हारा एक ग्रुप बना रहे हैं हम दोस्तों का, तीन दोस्त बहुत अच्छे फ्रेंडशिप है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अच्छा, मीथेन का सारा हाइड्रोजन रिमूव नहीं होता है, एक हाइड्रोजन रहेगा, ये बात क्लियर। हाइड्रोजन, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों की बहुत गहरी दोस्ती है इसके साथ। ये सेंटर में जो कार्बन बैठा है बॉस, इसके साथ तीनों की बहुत दोस्ती है, लेकिन ये इसको कंडीशनल कर दिया इसने। आर को ये अपने काम के अकॉर्डिंग आर को किसी को जोड़ लेते हैं और किसी को छोड़ देते हैं, तो आर क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है। अमाइनो एसिड इज अ बेसिकली अ डेरिवेटिव ऑफ मीथेन ग्रुप। मीथेन ग्रुप में चार हाइड्रोजन होते हैं, एक कार्बन होता है। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड से, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया अमाइनो ग्रुप से, ठीक है। और एक हाइड्रोजन एज इट इज प्रेजेंट है, और एक हाइड्रोजन को हमने बहुत सारे मल्टीपल ग्रुप से रिप्लेस किया है। और हर एक अमाइनो एसिड में सारे मल्टीपल ग्रुप नहीं प्रेजेंट होंगे, कोई एक प्रेजेंट हो, ठीक है। तो देयर आर चेन ऑफ अमाइनो एसिड, अप्रोक्सीमेटली 500 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट आर ग्रुप अटैच्ड है। अब समझ में आया, इन सभी में कॉमन दोस्त कौन कौन से हो गए, ये सेंटर वाला कार्बन, ये अमाइनो ग्रुप, ये हाइड्रोजन एंड ये CO। ये हो गई तुम्हारी अमाइनो एसिड। किस चीज से बना, ये मीथेन के डेरिवेटिव्स हैं, मीथेन के डेरिवेटिव, मीथेन में से हाइड्रोजन को रिमूव करके अलग अलग अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अल्काइल ग्रुप को जब ऐड करते हैं तो हमें अमाइनो एसिड फॉर्म। कितनों के ऊपर से चली गई ये बात, समझ में आ गया क्या? तो जो फिक्स है वो हमेशा फिक्स होंगे, आर वेरिएबल होगा, बाकी चार दो फिक्स। ठीक है, अगेन सुनो ध्यान से, एक दिन में एक चीज पढ़ो लेकिन बायोमोलिक्यूल क्लियर रखना है। ये क्या है बेटा, हमारा एक कॉमन अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, दिस इज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, दिस इज जनरल स्ट्रक्चर। जनरल स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड में क्या है, एक्सेप्ट आर अदर विल चेंज नहीं, अदर विल नॉट चेंज, ओनली आर विल चेंज। सुनो फिर से ध्यान से, ये है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, ये कोई पर्टिकुलर अमाइनो एसिड नहीं बोल रहे हैं हम, ये ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स में यहाँ पे कई सारे वेरिएशंस ऑफ अमाइनो एसिड, उनका एक जनरल स्ट्रक्चर दिया जाता है, ठीक है। एक सुंदर सा मॉलिक्यूल हमारे अर्थ पे बना था मीथेन गैस के फॉर्म में, उसके पास थे चार हाइड्रोजन और बढ़िया कार्बन घूम रहा था इन चारों दोस्तों के साथ। इनके बीच में हो गया डिस्प्यूट, आने लगे बाहर से लोग और एक एक दोस्त से लड़के उसको हटा के उसकी जगह लेने लगे। तो सबसे पहले आया कार्बोक्सिलिक एसिड, उसने इस हाइड्रोजन को बाहर किया और अपने आप को अंदर कर लिया, ठीक है। फिर आया अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप ने इस हाइड्रोजन को बाहर कर लिया और अपने आप को अंदर कर दिया, क्या स्ट्रक्चर बन गया, अमाइनो एसिड। और नेम पे तो यही आ रहा है ना बेटा, देखो क्या बोल रहे हैं हम, अमाइनो एसिड, ठीक है। एसिड फॉर्म कहाँ से आया, COH से, NH2 अमाइनो कहाँ से आया, अमाइनो से, पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। अमाइनो एसिड क्या है, मोनोमर ऑफ प्रोटीन है, कई सारे अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे, एक प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। पहले एक मोती की माला क्या है वो समझ लो, फिर चेन कैसे बनती है वो समझेंगे। इज इट क्लियर बेटा, अभी समझ में आया? तो ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है, क्लियर है?
नाउ क्लियर? पृथ्वी क्लियर हो गया? हाँ, अकॉर्डिंग टू नीड नहीं, अकॉर्डिंग टू टाइप्स। जब आर ग्रुप बनेगा, आर ग्रुप जो अटैच्ड होगा, जैसे जस्ट सपोज एच अटैच्ड है, हाइड्रोजन वहां पे अटैच्ड है, तो डिफरेंट अमाइनो एसिड होगा। CH3 अटैच्ड हो गया तो डिफरेंट अमाइनो एसिड होगा। एरोमेटिक ग्रुप हो गया तो डिफरेंट अमाइनो एसिड बनेगा। तो आर पे क्या अटैच्ड है, आर किसके साथ घूम रहा है, वो उस ग्रुप को डिफाइन कर देगा। ठीक है? अभी कैसे है ना, कार्बन ये बीच वाला जो होता है ना, इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। आएंगे धीरे धीरे एक एक टर्म पे। कायरल कार्बन, जब एक कार्बन से चारों जो बैलेंसिंग उसको कंप्लीट करने के लिए अटैच मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट हो, हाइड्रोजन है, अमाइनो है, आर है एंड COH है, तो चारों डिफरेंट है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो अभी किसके पास सबसे ज्यादा पावर है यहाँ पे? कायरल कार्बन के पास। जैसे ही आर अटैच होगा ना, आर विल बी गोइंग टू डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। वो अमाइनो एसिड एसिड एसिडिक होगा, वो अमाइनो एसिड बेसिक होगा, वो अमाइनो एसिड एरोमेटिक होगा, एलिफेटिक होगा, किस तरीके का नेचर को शो करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द आर। ठीक है? और जनरल हो जाएंगे तब इसके ये सारे दोस्त जनरल हो जाएंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसी का आपको एक फिगर ये दिख रहा है, COH को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया गया है एंड NH2 को ब्रेक डाउन करके दिखाया गया है। और बेटा बहुत अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग और ये सब चीजें पढ़ना, डबल बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे ब्रेक होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो ये आपका जनरल स्ट्रक्चर हो गया अमाइनो एसिड का, जो वहां फॉर्मूले में लिखा था वही है यहाँ पे, COOH। तो वहां हमने लीनियर फॉर्म में लिख रखा था COOH और NH2 NH2। ठीक है? बाइंडिंग को दिखा रहे हैं, नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन से बॉन्ड है, इसीलिए देखो मैंने एक चीज बोली थी तुमको कि जब आप हायर बुक में देखोगे, हायर स्टडी करोगे, तो NH2 उल्टा लिखा हुआ लग रहा है तुम्हें, बट दैट इज द करेक्ट, NH2। ठीक है? क्योंकि N कार्बन से बाइंड। एनसीईआरटी का पॉइंट देख लेते हैं। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप। देखा अभी हमने, अमाइनो ग्रुप मतलब NH2 एंड एसिडिक ग्रुप मतलब COH। तो यहीं पे आप पेंसिल से अपने एनसीईआरटी में लिख लेना इस बात को। एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑन द सेम कार्बन, दैट इज द अल्फा कार्बन। और जब हम कायरल कार्बन जो सेंटर में कार्बन है उसको हम लोग अल्फा कार्बन भी बोलते हैं। और अल्फा कार्बन से अटैच होके ये सारे स्ट्रक्चर हैं, इसलिए इसको अमाइनो एसिड को क्या बोलेंगे? अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है? दे आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स। कैसे मिथेन को सब्स्टिट्यूट किया, ये मैंने पूरा आपको इलेबोरेट करके बताया। देयर आर फोर सब्स्टिट्यूट ग्रुप ऑक्युपाइंग द फोर वैलेंसी पोजीशन। जो वैलेंसी पोजीशन है उसमें आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आए, वो क्या क्या है बेटा? हाइड्रोजन है। ठीक है? कार्बोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे या वही हाइड्रोजन रह जाए, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बेटा? ठीक। कार्बोक्सिल ग्रुप जो एसिडिक प्रॉपर्टी देगा, अमाइनो ग्रुप जो बेसिक प्रॉपर्टी देगा एंड अ वेरिएबल ग्रुप डेजिग्नेटेड एज आर ग्रुप। फिर वहां पे क्या हो जाएगा? कितना टाइम लगेगा? ठीक है, चलो हल्का रिवीजन करना अच्छे से। These are the hydrogen carboxyl group, amino group, and a variable group designated as R group. Based on the nature of R group, there are many types of amino acids. However, those which occur in protein are only of 20 types. मैंने बताया आपको 500 के रेंज में पूरे टोटल अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन वो अमाइनो एसिड जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन में, वो कितने हैं? 20। ठीक है? उस 20 में भी 8 इसेंशियल है, मतलब जो हमारे बॉडी में फॉर्म नहीं होते उनको हमको बाहर से लेना, वो क्या हो जाते हैं बेटा?
एसेंशियल अमाइनो एसिड। नाउ फोकस करना अब इस चीज पे जरा। एकदम पेशेंस के साथ रहो, घबराना नहीं। ठीक है, कुछ नहीं होगा, देखो जादू दिखा रहे हैं। जो आर था, आर को रिप्लेस कर दिया एच से। सबसे सिंपल अमाइनो एसिड, थोड़े बहुत तो अपने को आना चाहिए ना बेटा, जब टाइप्स हैं तो 20 तक तो आपको याद ही रखना है। आर, आर को रिप्लेस किया एच से। आर को ध्यान में रखो, जो कॉमन स्ट्रक्चर था। अब देखो इमेज में तुम्हें सीओएच कहीं दिख सकता है, NH2 कहीं दिख सकता है, उसको मत कहना कि मैम आपने सीओएच अभी इधर दिखाया था राइट साइड में, अभी वो ऊपर चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक। तो ये इमेज आप ऐसे देखो, नॉर्मल COH C NH2 H एंड दिस इज R। ठीक, इस R को रिप्लेस किया H से, R की जगह H आ गया, या ये एरो हम इस साइड बनाते हैं, H से रिप्लेस किया R को। जो अमाइनो एसिड होगी, सिंपल अमाइनो एसिड, दैट इज नोन एज ग्लाइसिन, क्योंकि H ऑलरेडी मीथेन में था बेटा। CNH2 COOH एंड H एंड H, मीथेन में से दो रिप्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे सिंपलर अमाइनो एसिड। आर एल्काइल ग्रुप के लिए लिया गया, उस जगह पे अगर H ऐड हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होंगे ये, तो सिंपली अगर सिंपल सा H आके हाइड्रोजन आके वहां पे बाइंड कर गया, तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो क्या होगा बेटा, सबसे सिंपल अमाइनो एसिड, दैट इज ग्लाइसिन। एक क्वेश्चन ये आपका हो गया सॉल्व, सिंपलर अमाइनो एसिड। क्लियर है? अब देखो दूसरे में हम CH3 को ले जा रहे हैं R की जगह, क्या बन गया, CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप। अभी पता नहीं मुझे तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ये सब पढ़ाया जाएगा। तो CH3 है, मिथाइल ग्रुप अगर जुड़ गया R की जगह, तो जो अमाइनो एसिड फॉर्म होगा उसका नेम है एलेनिन। ठीक, फिर ऑल, ऑल होता है OH के लिए सफिक्स यूज करते हैं ऑल। ठीक, ऑल, या हम कहें CH3 में से, देखो अब यहाँ थोड़ी केमिस्ट्री अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, CH3 से एक हाइड्रोजन